हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से खैरियत से हैं। तो आज मैं शुभजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूं आप सबके सामने एक बहुत ही चर्चित सिनेमा की रिव्यू लेकर। तो उस बहुत ही चर्चित सिनेमा, ये कौन सा सिनेमा है, आप सब मेरे थंबनेल को देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो पिछले कुछ महीनों में इस सिनेमा को लेकर जितनी चर्चाएं हुई है, इतनी चर्चाएं किसी और सिनेमा को लेकर कभी भी किसी भी वक्त हुआ होगा कि नहीं, मुझे तो याद नहीं। अगर आपको याद हो तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस सिनेमा को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और इसके बाद भी सिनेमा को लेकर ये चर्चाएं जो है जारी रहेगी कुछ महीने तक। लोग सालों साल इस सिनेमा को भूल ही नहीं पाएंगे। मतलब लोगों पर इस सिनेमा का हैंगओवर सालों तक चढ़ा रहेगा, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं धुरंधर द रिवेंज की बात कर रहा हूं, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। तो सिनेमा हॉल से वो फिल्म देखकर आया हूं, तो आज उसी का रिव्यू करनी है। तो देखिए, पार्ट 1 अगर आपको पसंद आई हो तो आपको ये पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए। और सिनेमा हॉल में अगर आप मुझसे पूछे कि माहौल क्या था, भाई पूरी सिनेमा हॉल में आपको एक भी ऐसा सीट मिलेगा नहीं जो खाली है। एक भी सीट सिनेमा हॉल में आपको खाली मिलेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि 2 दिन पहले से अगर आप इस फिल्म के लिए बुकिंग नहीं करेंगे तो सीट मिलना तक आपको नसीब नहीं होगा। इस फिल्म के लिए पागलपंती लोगों में इतना ज्यादा है कि अगर आपने 2 दिनों से पहले से अगर अपना सीट बुक नहीं किया तो ये फिल्म हॉल में देखना आपको नसीब होगा ही नहीं। तो आप फटाफट से बुकिंग शुरू कर दीजिए अगर आपको ये सिनेमा देखनी हो तो, क्योंकि सिनेमा को लेकर जो पागलपंती है हद से बहुत ज्यादा है। और ऊपर से आप सब अच्छे तरीके से जानते हो कि आजकल सोशल मीडिया में किसी भी सिनेमा को लेकर स्पॉइलर कितनी जल्दी फैल जाता है, इस बारे में तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। तो आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने आप को सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए एकदम से दूर रखिए, या फिर आप इस सिनेमा को जल्द से जल्द देखकर अपने आप को स्पॉइलर से बचाएं। तो आपके लिए कौन सा तरीका सही है ये आप बेहतर समझेंगे। तो इस सिनेमा की जो कहानी है, या हमें रिवेंज दिखाया जाता है 2 लेवल पर। एक है पर्सनल लेवल पर रिवेंज और दूसरा है देश के लिए रिवेंज। और इस सिनेमा में इस बार एक्शन का डोज है ज्यादा डाला गया है। पार्ट 1 में जितना एक्शन का डोज था उससे कई ज्यादा एक्शन का डोसेज पार्ट 2 में डाला गया है। और ऐसा नहीं कि पार्ट 2 में क्या होगा नहीं होगा आपको मालूम नहीं, मालूम है, डेफिनेटली मालूम है। तो पार्ट 2 में बहुत कुछ एक्सप्लोर होता हुआ नजर आता है। पार्ट 2 में ये जसकीरत सिंह रंगी या हमसाली मजारी कुछ भी कह लीजिए, इस कैरेक्टर का जो आर्क है, इस कैरेक्टर का जो पास्ट है, इस कैरेक्टर का पास्ट, इस कैरेक्टर का आर्क पूरे तरीके से यहां पर एक्सप्लोर होता हुआ नजर आता है। और इनफैक्ट इस सिनेमा का मेन एम्फेसिस उसी कैरेक्टर पर डाला जाता है इस बार। तो ये तो है ही, ऊपर से बहुत सारी डिटेलिंग्स का इस्तेमाल यहां पर हुआ है जिस तरह से पार्ट 1 में हुआ था। तो आजकल आप लोग तो ये सुनते ही है, जानते ही होंगे कि बहुत सारे टेररिस्ट और खालिस्तानियों की मतलब अचानक से मौत हो रहा है। कौन उनको मार रहा है? अननोन गनमैन के हाथों उनकी अचानक से मौत हो रहा है। और किस तरह से मौत हो रहा है, कैसे मौत हो रहा है, आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब न्यूज चैनल्स देखते होंगे। तो रिसेंटली बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों की मौत हुई, और ऊपर से पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों की मौत हुई जो हमारे देश में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में शामिल थे। तो उन चीजों को यहां पर एक्सप्लोर किया गया, उन चीजों को यहां पर फिक्शनली दिखाया गया। और फिर बड़े साहब, सबसे बड़ा सवाल कि बड़े साहब कौन है, इस बड़े साहब को भी इस सिनेमा में दिखाया गया, रिवील किया गया। और इस सिनेमा में जो एक और चीज है वो है सिनेमा का ट्विस्ट। एकदम सिनेमा के अंत में आपको एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट आपको नसीब होगा जिसका आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। जब वो ट्विस्ट आप सबके सामने, माफ कीजिएगा, हाँ, तो जब ये ट्विस्ट आप सबके सामने नजर आता है तो आप एकदम चौंक सा जाएंगे। मतलब आप कभी उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो भी सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया की जोर इतनी बढ़ गई है
कि लोग बड़े आसानी से कोई भी स्पॉइलर वहां पर डाल देते हैं और सारा मज़ा जो है ख़त्म कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप कुछ दिनों से सोशल मीडिया से एकदम दूरियां बना के रखें, या फिर आप जल्द से जल्द सिनेमा को देख लें। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। और ये अगर आपको पार्ट 1 बहुत बढ़िया लगी हो तो पार्ट 2 भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। और ये भी एक प्रो नेशनलिस्ट सिनेमा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारे देश को अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। मतलब इस बात पर गौर फरमाया जाता है कि आप अपने देश से शर्माइए मत, आप अपने आइडेंटिटी से शर्माइए मत। आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि एज एन इंडियन आपको शर्माना चाहिए। एज एन इंडियन आपको गर्व महसूस होना चाहिए। तो इस फीलिंग को, इस इमोशन को कहीं ना कहीं आदित्य धर अपने काम से, अपने सिनेमा से व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड का जितनी भी फिल्में बनी है भारत को लेकर, उन फिल्मों का एक अंडरलाइन मैसेज रहा है कि आप अपने देश से प्यार मत कीजिए। डोंट फॉल इन लव विथ योर कंट्री, डोंट फॉल इन लव विथ इंडिया, डोंट बी अ नेशनलिस्ट, बी एन एंटी नेशनलिस्ट। इन्हीं चीजों को बॉलीवुड ने इससे पहले काफी बार प्रमोट किया हुआ है, लेकिन आदित्य धर ने इस एंटी नेशनलिज्म की इस फीलिंग्स का धज्जियां उड़ाते हैं, पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं। वो ये बताते हैं कि नेशनलिस्ट होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। तो अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो ये सिनेमा आपके दिल को छू जाएगी। आप मुझे मोदी का चमचा समझिए, बीजेपी का चमचा समझिए, आप मुझे कुछ भी समझिए, लेकिन मैं अपने आप को एक प्रो नेशनलिस्ट मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स को भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रखना चाहिए, क्योंकि वो भारत में रहते हैं, भारत में खाते पीते हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि हमारे भारत देश के बारे में अच्छी बातें करें, हमारे भारत देश को, हमारे भारत देश की अच्छाई को पूरी दुनिया के सामने पेश करें, दुनिया के सामने भारत की पॉजिटिविटी को अच्छी तरीके से पेश करें और अपने आप को ऐसे प्रो नेशनलिस्ट इंट्रोड्यूस करें। तो हमारे फिल्म मेकर्स को बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जो आदित्य धर ने की है। तो अगर आप परफॉर्मेंसेस की बातें करें तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा कि इस फिल्म का मेन एम्फेसिस रणवीर सिंह के कैरेक्टर के ऊपर ही है। तो रणवीर सिंह का मतलब परफॉर्मेंस इस सिनेमा में बहुत बढ़िया रही है। अगर इस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड किसी तरीके से मिल जाए तो चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि रणवीर सिंह ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर में आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। मतलब पहले तो वो अपने परिवार का लाडला था, जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाला था, मतलब इंडियन आर्मी में अपना मतलब पढ़ाई कर रहा था। जब वो अपने आंखों से अपने परिवार के साथ कुछ अन्याय होते हुए देखता है, उसके बाद उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो देखकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। मतलब रणवीर सिंह का ये परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आपको तब यकीन आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये किस लेवल का एक्टर है। देखिए, रणवीर सिंह हमेशा से एक बहुत बड़े लेवल का एक्टर रहे, बहुत बढ़िया अभिनेता वो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनका जो पर्सनालिटी रही है ऑन स्क्रीन, जिसके तहत उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके तहत लोग उनको जोकर मानते हैं, उनके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन एज एन एक्टर वो हमेशा टॉप नॉच रहे हैं। पार्ट 1 में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा सा चुपचाप से थे। लेकिन पार्ट 2 में उनका ये मतलब राक्षस वाला उनका अवतार वो निकल के आता है, उनका खून खौल उठता है। तब उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब वो जो इंसान से एकदम राक्षस जैसा बन जाते हैं, जैसे कि हमने इस सिनेमा के ट्रेलर में भी देखा है। जिस तरह मेजर इकबाल के साथ उनका फाइट होता है, मतलब वो इस सिनेमा का क्लाइमैक्स है। 40-45 मिनट का क्लाइमैक्स है, लेकिन आपको कहीं पर भी बोर करेगा नहीं, आपको सीट से उठने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा। मतलब आपको पूरा फिल्म 4 घंटे तक सीट पे बैठ कर देखना पड़ेगा। 3 घंटा 50 मिनट का फिल्म है, आप कहीं पर भी बोर फील नहीं करोगे।
आपको पूरा फिल्म सीट पे बैठकर देखना पड़ेगा, आपको उठने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और पहले कहा कि भाई सिनेमा हॉल में एक भी ऐसा सीट खाली नहीं मिलेगा। मतलब दर्शक ने इस सिनेमा को पूरा मजे से देखा है, सबको बहुत मजा आया, सबने बहुत तालियां बजाई। आप भी जब इस सिनेमा को देखोगे एज ए प्रो नेशनलिस्ट, आपके दिल को छुएगा और आप भी तालियां बजाने लगोगे। तो रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस इस सिनेमा में एकदम बेस्ट रहा है, इस बात पे कोई शक नहीं। और फिर दूसरे नंबर, तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं वो मेजर इकबाल वाला कैरेक्टर। अर्जुन रामपाल ने बहुत बढ़िया काम किया है एज एन एक्टर। तो अर्जुन रामपाल आजकल कुछ सिनेमा में ये साबित करते आए कि वो भी बहुत बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं। तो अर्जुन रामपाल का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, इस बात पर कोई शक नहीं। उसके बाद राकेश बेदी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया रही है। और फिर संजय दत्त ने भी बहुत बढ़िया काम किया। तो अभिनय बहुत बढ़िया हुआ है। और डायरेक्शन आदित्य धर का तो मतलब क्या बताए, इतना पीक डिटेलिंग्स है। और जिस तरह से वो भगवत गीता के श्लोक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिस श्लोक का अर्थ ये है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। इस श्लोक का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और एक और श्लोक था जिसका यह मतलब था कि आपको बलिदान देना होगा। बलिदान केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए बलिदान देना है। तो इन चीजों का इस्तेमाल, इन इमोशंस का इस्तेमाल आदित्य धर ने बहुत ही इफेक्टिवली किया है। तो बस आदित्य धर ये जो है एकदम मास्टर डायरेक्टर है। मतलब ये बॉलीवुड के चेहरे को आज बदल सकते हैं। बॉलीवुड के नए चेहरे को आज ये आदित्य धर जैसे डायरेक्टर लीड कर सकते हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है। और आदित्य धर की जिंदगी के बारे में भी मैं यहाँ कुछ बातें करने वाला हूँ। आप सब जानते हो कि वो खुद एक कश्मीरी पंडित है। उन्होंने अपने आंखों से ये टेररिज्म को देखा है कश्मीर में, जब सारे पंडितों को मतलब बेरहमी से मारा गया, उनके बीवी बच्चों को रेप किया गया, उनके साथ खून खराबा किया गया, उनकी खून की होली पूरी कश्मीर में खेला गया। आप सब जानते हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है। आदित्य धर खुद एक कश्मीरी पंडित है, उन्होंने बचपन से ये सारी चीजें होते हुए देखा है, इसलिए ऑन स्क्रीन वो ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। टेररिज्म को आदित्य धर से बेहतर शायद कोई जानता ही नहीं हो, ऐसा लगता है उनकी फिल्में देखकर। और आदित्य धर जब शुरुआती तौर पर बॉलीवुड में आए थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर होकर आए थे, लेकिन फिल्म मेकर होने से पहले आदित्य धर का सपना था क्रिकेटर बनने का। लेकिन वो क्रिकेटर बन नहीं पाए क्योंकि उस वक्त इन्फ्लुएंशियल एक इंसान थे रॉजर बिनी, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता इंडिया को। उनके बेटे स्टुअर्ट बिनी को अंडर 19 में चांस मिल गया, तो आदित्य धर को अंडर 19 में चांस मिला नहीं। तो इस बात की बहुत दुख था उनको। उसके बाद वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फिल्मी जगत में अपने आप को लाए। प्रियदर्शन के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। उसके बाद भी और भी कई डायरेक्टर्स को उन्होंने असिस्ट किया है, लेकिन अपने पहले मौके के लिए उन्होंने सालों साल इंतजार किया। उनका बहुत पहले से ही मन था कि वो एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई कारणों से वैसी फिल्में बनी नहीं। वो फिल्में या तो शेल्व हो गया या तो उनके साथ कोई पॉलिटिक्स हुआ है। तो काफ़ी सालों बाद उन्होंने उड़ी बनाई थी, जो कि 2016 में उड़ी में हमलों को लेकर था। उड़ी में जो हमले किए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, उसके जवाब में जो हमारे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उस पर वो फिल्म बनी थी। तो बहुत बढ़िया फिल्म था आदित्य धर का, विकी कौशल को लीड एक्टर के तौर पे इस्तेमाल करके। और यमी गौतम, उनकी फ्यूचर वाइफ, वो भी सिनेमा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आई थी। उसके बाद उनका सपना था इमॉर्टल अश्वत्थामा, जो अब तक उनकी जिंदगी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन अब तक वो इस प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं दे पाए। वो प्रोजेक्ट भी शेल्व हो चुका था। तो बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाल कर उन्होंने अपना प्रोडक्शन कंपनी खोला, और उसी प्रोडक्शन कंपनी के तहत आर्टिकल 370 और बारामूला जैसे प्रो नेशनलिस्ट सिनेमा बनी, और वो भी बहुत बढ़िया सिनेमा थे। और उसके बाद उसी प्रोडक्शन कंपनी के तहत ये धुरंधर भी आई। जियो स्टूडियोज ने इस सिनेमा के लिए सिर्फ 200 करोड़
खर्च किया था और बाकी जो 80 से 100 करोड़ खर्च हुए वो आदित्य धर ने अपने पॉकेट से खर्च किया और कुछ खर्चा रणवीर सिंह ने भी दिया था। तो धुरंधर बनाते वक्त भी आदित्य धर को बहुत सारे परेशानियों से झेलना पड़ा और काफी ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि आदित्य धर की प्रोडक्शन कंपनी को बैन किया गया है, उन पर सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया बॉलीवुड ने। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बॉलीवुड के नेक्सस ने आदित्य धर के साथ किस तरह से बर्ताव किया। तो आदित्य धर का धुरंधर भी मल्टीपल लेवल्स में एज ए रिवेंज ऑपरेट करता है। एक तो बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड नेक्सस के लिए धुरंधर एक पक्का जवाब है, क्योंकि जब से धुरंधर रिलीज हुई है बॉलीवुड का जो मेन नेक्सस है पूरी तरीके से हिल चुका है। उनके तमाम जो स्पाई फ्रेंचाइजी है यशराज का, उस स्पाई फ्रेंचाइजी का धज्जिया उड़ चुका है जब से धुरंधर निकलिया है। और तमाम जो बड़े क्रिटिक्स हैं जो बॉलीवुड के मेन नेक्सस के तलवे चाटते आए हैं, उन क्रिटिक्स की असलियत बाहर आई है और बॉलीवुड के जितने सुपरस्टार्स हैं उन सब के असली चेहरे को फिर से एक्सपोज किया। और फिर नेशनल लेवल पर भी धुरंधर ने बहुत सारे लोगों का नकाब उतार दिया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, खासकर ऑपोजिशन पार्टीज ने इस सिनेमा का विरोध किया है। इस सिनेमा को लेकर बहुत ही उल्टी सीधी डेरोगेटरी कमेंट्स पास किया। तो बॉस, अब तक बॉलीवुड नेक्सस ने आदित्य धर के साथ जो किया है वही चीज हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने हमारे देश के साथ किया है। तो धुरंधर ये बॉलीवुड नेक्सस के लिए आदित्य धर का जवाब है और धुरंधर हमारे देश का जवाब है उन ऑपोजिशन पार्टीज को जो अब तक हमारे देश के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते आए हैं, जो हमारे देश की रेपुटेशन पर गोबर फैलाने की काम किया है। अब तक हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने यही किया, हमारे देश के रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करी। लेकिन फिर आता है धुरंधर जैसा एक सिनेमा जो उनका असली चेहरा दिखाता है और पाकिस्तान का असली चेहरा खोल देता है सबके सामने। क्योंकि आप सब जानते हो कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई तब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस लिए जाने का ये जो आदत है ये चालू हुआ है। ये बात आप सबको हजम हो ना हो, लेकिन ये एक सच्चाई है, ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। आप इसके लिए मुझे मोदी का चमचा कह सकते हो, मुझे बीजेपी का एजेंट कह सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को एक प्रो नेशनलिस्ट समझता हूं जिसको अपने देश से प्यार है और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यह बात मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा, चाहे मैं जहां भी रहूं और जिस हाल में रहूं, क्योंकि अब वक्त आ गया कि हम अपने देश से प्यार करें, हम अपने देश के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करें। यह भी हमें करना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड ने अब तक एंटी इंडियन सेंटिमेंट को फैलाया है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट को जोरों से हवा दिया है, लेकिन तब उनके फिल्मों को किसी ने प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहा। लेकिन अब धुरंधर को सब लोग प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। तो इस विषय में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो इस विषय को लेकर यहां पे उतना चर्चा करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बस यही अपील कर सकता हूं कि अगर आपको पार्ट 1 पसंद आए हो तो आपको पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो ये सिनेमा आपके दिल को जरूर छुएगी, इस बात पर कोई शक नहीं। और इस सिनेमा का जो ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को देखने के बाद आप हैरान से रह जाओगे। और इस सिनेमा का एक और एस्पेक्ट है कि एक भारतीय स्पाई, एक भारतीय जासूस, उनका कितना तकलीफों भरी जिंदगी होती है जब वो अपने परिवार से दूर होते हैं। तो उस जिंदगी के बारे में भी एक साइलेंट कमेंट्री आपको इस सिनेमा में दिख जाएगा। तो अगर आप लोगों ने सिनेमा को अभी तक देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि आपको सिनेमा कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो मेरा आपसे अपील है कि जल्द से जल्द इस सिनेमा को देख लीजिए, वरना आपका जो मजा है वो किसी ना किसी तरीके से स्पॉइल जरूर होगा। और कैसे स्पॉइल होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।